Welcome boys. Today we are going to start profitability ratio. The last ratio of the chapter ratio analysis. So we are doing this profitability ratios. Under profitability ratios, there are 5 ratios, correct? Under profitability ratios, there are 5 ratios. Check all these 5 ratios. 5 ratios. So there are 5 ratios. The first one is gross profit ratio. Second one is operating ratio. Third one is operating profit ratio. And net profit ratio, and last is return on investment. Return on investment ratio. Return on investment or return on capital employed. It is also known as return on capital employed ratio. Return on capital employed ratio. So there are 5 ratios under profitability ratio. This is the last ratio under your ratio analysis chapter. So gross profit, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, and return on investment ratio, boys. Now the first one is your gross profit ratio. So let's talk about the formula. Formula देखते हैं हम लोग. Gross profit divided by RFO into 100. सबसे पहली बात कि इसको परसेंटेज में हम शो करते हैं. किस में शो करते हैं? Shown in percentage. In fact प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर जितने भी रेशियोज है ना, हम सबको परसेंटेज में ही शो करेंगे. इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज लिख देता हूँ. इसका मतलब हुआ कि हम सारे रेशियोज को परसेंटेज में ही शो करने वाले हैं. होता है. फाइन. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम फाइंड आउट करते क्यों हैं? ठीक है. और ये क्या बताता है? तो इट शोज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रिलेशनशिप बिटवीन, एज यू सी ना, तुम जैसे देख रहे हो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जितना बड़ा होगा हायर द बेटर. जितना बड़ा है उतना बढ़िया है. जितना बड़ा है उतना बढ़िया है. हायर है तो बढ़िया है. हायर है तो बढ़िया है का मतलब इट इम्प्लाइज, यहाँ पर इम्प्लीकेशन भी इसका देख लो. इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो COGS है ना, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो तुम्हारा क्या है? जो COGS है वो तुम्हारा लोअर है. हायर रेशियो का मतलब हो गया कि आपका जो COGS है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या कॉर्फो है, वो आपका क्या है? छोटा है, कम है. दूसरा रेशियो है तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला देखो, इसको मैं इस डब्बे में अलग कर देता हूँ और बाकी मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो इसको तुम लिख सकते हो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, सही है, इनटू 100। इसको दूसरे तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100। ये दो टाइप से इस फॉर्मूले को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को प्लस कर दो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके 100 कर दो। और जरा इसको सोचो, तुम थोड़ा सा ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में सोचो। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, तुम्हारा ये मतलब हुआ कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कॉर्फो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के टोटल के बराबर है। अब कॉर्फो कहाँ आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ध्यान से सुनो, बचपन की बात को याद करो। जो कॉर्फो है, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 11th में भी तुमने पढ़ा है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका फॉर्मूला हमने बार बार बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, उसको आप देखेंगे। तो कॉर्फो, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया? जो तुम्हारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे हैं, जो खर्चे एट्रीब्यूटेबल टू रन द बिजनेस एक्टिविटी, एक्चुअली वहाँ पर जो खर्चे हैं उस खर्चों को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे जितने भी, ये समझ लो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, यानी तुम एम्प्लॉयज़ को जो भी, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ को तुम सैलरी देते हो, उसको तुम कमीशन वगैरह देते हो, तो जो भी तुम खर्चे एम्प्लॉय के ऊपर करते हो, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और देयर आफ्टर व्हाट यू नीड टू नो इज, और क्या इसमें ऐड कर सकते हो? डेप्रिसिएशन ऐड कर सकते हो, अमोर्टाइजेशन के खर्चे ऐड कर सकते हो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इसको ऐड कर सकते हो। और तुम ऐड कर सकते हो अदर एक्सपेंसेस, इसमें लिख सकते हो अदर एक्सपेंसेस। अभी अदर एक्सपेंसेस जो होंगे उनको हम कहते हैं कि यार ये वो खर्चे, इनको आप ले लो जो कि आपके अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, अदर एक्सपेंसेस का मतलब कि उन खर्चों को ले लो जो अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के जो खर्चे हों उन खर्चों को ले लो। जैसे तुम ऐसे ले लो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मान लो ये तो इनकम हो गया। खर्चों को ले लो, जैसे तुम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देते हो, है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देते हो, तो ये जो खर्चे हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तुमने कैश फ्लो पढ़ा है ना, तो कैश फ्लो में तुमने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि कुछ ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग से कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इन्वेस्टिंग से होता है, और तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो तुमको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन खर्चों को तुमको साइड कर देना है जो खर्चे या तो इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस हुए हों या आपके इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस या फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस हुए हों, उन खर्चों को आप हटा देंगे। तो जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे खर्चे किस में आ जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ले लो, उसे सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे दिए, सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस, ये सब चीज़ें तुमने जो उसको दी। और डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स पे या नॉन करेंट एसेट्स पे दिए जाते हैं। और अदर एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे एक्सपेंस, इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो गया, या कोई तुम्हारा इंश्योरेंस करा लो, या मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर्स रिन्यूअल्स के एक्सपेंसेस हो गए,
तो ये सब जो छोटे मोटे खर्चे हैं उन खर्चों को हम अदर एक्सपेंसेस में लेते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये एक्सपेंस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, ठीक है, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं हो, उनको छोड़ के ये एक्सपेंसेस हो। एनफ एंड इसको भी परसेंटेज में हम लोग करते हैं। इसको ध्यान रखना है ये कि लोअर जो होगा ये अगर लोअर है तो बेटर है, लोअर है तो बेटर है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लोअर है तो बेटर है का मतलब ये हो गया कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है ना वो अच्छी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, किसको लिखोगे तुम, ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है बिजनेस की वो हमारी अच्छी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस की इज बेटर, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस की क्या है, बेटर है, अच्छी है। तो किन बातों को ध्यान में रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है। कभी कभी आपको बड़ा धोखा देता है ये, आप इसको ऑपरेटिंग रेशियो की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझ लेते हो, जबकि ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब एक्चुअली में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो है कि तो जो तुमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अर्न किए हैं उसके मुकाबले तुमने ऑपरेशंस पे खर्चे कितने किए हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑलराइट, समझ में आई बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को देखते हैं। तो ये रेशियो हमारा जो है, ये देखो, ये मैंने लेटर बना दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत सिंपल है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100 कर देंगे। और ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया है, ठीक है, हायर बेटर, हायर बेटर, यहाँ हायर बेटर। देखो कॉस्ट, पीछे ऑपरेटिंग कॉस्ट था, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो कॉस्ट में जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है, और यहाँ हायर होगा तो बेटर होगा। क्या डिपिक्ट करता है ये, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन मतलब इससे क्या जाहिर होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है, यानी आपका मैनेजमेंट एफिशिएंसी जो है वो बेटर है, यानी आपका मैनेजमेंट बढ़िया काम कर रहा है, तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है। ऑपरेशंस पे खर्च जब कम होएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे ना बच्चों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये मतलब हुआ। अब तुम कई बार ये सोचोगे कि यार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। देखो इसके हम कई तुमको अप्रोच दे सकते हैं, जैसे तुमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, तुमने अपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकाली, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, दूसरा तरीका तुम्हारा ये हो सकता है कि ये तुम नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा आया है, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया है ना, जो नेट प्रॉफिट तुम्हारी है बिफोर टैक्स की, जो नेट प्रॉफिट आई है ना, नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स आई है ना तुम्हारी, ये नेट प्रॉफिट है तुम्हारी बिफोर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, इस दूसरे डायरेक्शन से इसको देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करो, माइनस कर दो। अब तुम पूछोगे सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है यार, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ले लो, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ले लो, लॉन्ग टर्म लोन ले लो, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गया। इस सब को आप क्या करें, जोड़ दें, क्योंकि तो नॉन ऑपरेटिंग के हैं, कैश फ्लो में भी आपने पढ़ा होगा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करें, ऐड बैक कर दें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस कर दें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के में, तो आपको फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। या ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, है ना, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको आप माइनस कर दो, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने ये समझा कि भाई हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो
कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो मुझे लगता है कि स्पेस थोड़ा भर गया है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेट प्रॉफिट रेशियो तुमको समझाता हूँ। वैसे ये बहुत ही आसान है, तुम सीधे समझ जाओगे यार, नेट प्रॉफिट रेशियो सीधे समझ जाओगे। मैं इसी स्पेस में कर देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो यार कभी। नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हायर है तो बेटर है, हायर बेटर है। और इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया कि जब भी ये हायर होगा बेटर होगा, इसका मतलब बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अरे प्रॉफिट अच्छी है तो क्या हो गया, बेटर बिजनेस है। प्रॉफिट अच्छी है भाई तो बिजनेस क्या हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट का तो मुझे सब पता है आपको, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स निकालेंगे। एक्चुअली ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है हमारी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हमारी बात हो रही है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। इसके लिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी तुम्हारे खर्चे हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, अदर, वो सारे खर्चे माइनस कर दो, है ना। अदर इनकम वगैरह सभी प्लस कर दो, आ जाता है। नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं देखना, नेट प्रॉफिट में सारी चीज़ें लेनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सीधे तुम्हारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सारी चीज़ें डालते हो, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग है या ऑपरेटिंग है सारे डालते हो ना। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, वो भी डेबिट साइड में डालते हो, वो भी डाल देना है तुमको। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो भी डेबिट साइड में डालते हो, तुमको बिल्कुल डाल देना है। क्रेडिट साइड में जो भी तुम्हारी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे मान लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, वो भी तुमको डाल के फाइनली आफ्टर टैक्स, टैक्स को माइनस करने के बाद जो भी आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। उसका हम यहाँ पर परसेंटेज या रेशियो निकालना है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अच्छी बात है, तुम ये भी सीख गए। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात कर रहा हूँ या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत ही सिंपल मतलब है, बचपन से तुमको मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया जो कैपिटल तुमने बिजनेस में लगाए हों, है ना बॉस। तो जो कैपिटल तुमने बिजनेस में लगाए हों उसके ऊपर तुमको क्या पैसे मिले, क्या रिटर्न आया। तो यहाँ पर तुमको क्या लेना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्या लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिवाइड कर दो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से बॉस, और इनटू कर दो 100, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, अगर तुमको प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ हो तो उसमें टैक्स पहले ऐड करो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसको ऐड कर दो, अगर कोई डिविडेंड दिया हो तो उसको भी ऐड कर दो, तो तुम पहुंच जाओगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होगा, तुमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, तो टैक्स दिया होगा और टैक्स का रेट दिया होगा, तो उसको तुम ऐड बैक कर दो, है ना। ऐड बैक करने के बाद तुम आ जाओगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। फिर इंटरेस्ट का कुछ दिया होगा, जैसे 10% डिवेंचर या 10% बैंक लोन ऐसे दिया होगा, तो तुम बैंक लोन पे इंटरेस्ट निकाल के उसको ऐड बैक कर दो। अगर कोई डिविडेंड भी दिया हुआ कि पे किया गया हुआ है तो तुम उस डिविडेंड को भी ऐड कर दो, और इन सबको ऐड करने के बाद तुम पहुंचोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के ऊपर। और कैपिटल एम्प्लॉयड का तो दोनों अप्रोच से फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए अब तक तो। एनीवेज, तो एक लायबिलिटी अप्रोच हो गया और एक एसेट अप्रोच हो गया, दो अप्रोच हो गए। लायबिलिटी अप्रोच में क्या करोगे यार, तुम जितने भी शेयर कैपिटल हैं, जितने भी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना, और प्लस कर दो जो भी तुम्हारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को प्लस कर दो और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस कर दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को प्लस कर दो। जब तुम ये सारी चीज़ें कर दोगे ना तो लायबिलिटी अप्रोच से तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर तुम एसेट्स अप्रोच से करना चाहते हो तो भी बहुत आसान है, ठीक है। जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल कर दो। नॉन करंट एसेट्स जितने भी हैं उसमें वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दो, तो एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ऑलराइट, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, ये पांचों जो तुम्हारे रेशियोज हैं उन पांचों रेशियोज के सारे फॉर्मूले हैं और सारे इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है ना।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस वाले रेशियो का मतलब हुआ कि भाई तुमने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो पैसा तुमको रिटर्न कितना दे रही है ना, तुमको कितना रिटर्न दे रही है, कितनी एफिशिएंटली तुम अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, जो भी रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स तुमने बिजनेस में लगाए हैं वो कितना एफिशिएंटली तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। यानी अगर ये बड़ा है तो बढ़िया है, बड़ा है तो बढ़िया, हायर है तो बेटर है। इसके बारे में तुम लिख सकते हो हायर है तो बेटर है, हायर है तो बेटर है, मतलब कि आपने रिसोर्सेज, लिख सकते हैं आप रिसोर्सेज यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली आप इस्तेमाल कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज्ड एफिशिएंटली आप कर सकते हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पांचों रेशियोज का जो पूरा फॉर्मूला है या इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है, इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो तर्क है, वो सब मैंने यहाँ पर तुमको बता दिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और उस आगे जा कर के हम लोग क्या करेंगे, तो टी.एस. ग्रेवाल साहब की जो किताब है ना, उन साहब की किताब के कुछ क्वेश्चंस, इन पांचों रेशियोज के ऊपर हम दो चार क्वेश्चंस करके तुमको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन फार्मूले का, ये जो फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले का कैसे हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम मतलब ये जो धोखेबाज जो टाइप के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का हम उत्तर कैसे देंगे, कैसे अपने मेंटल स्किल को, है ना, यूज़ करेंगे इन फॉर्मूलों को पकड़ने में। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया, सारा फॉर्मूला यहाँ से हटा दिया। अब सारा फॉर्मूला हटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो एक एक फॉर्मूले के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं टी.एस. ग्रेवाल साहब की किताब में, है ना, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा तवज्जो दे लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने इसका जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, क्या ध्यान में रखना है कि मैं कौन सा बुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक यूज़ कर रहा हूँ और ये जो एडिशन है ये 2022 का यानी लेटेस्ट एडिशन है। क्या कह सकते हो, ये तुम्हारे ये लेटेस्ट एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट एडिशन का जो क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ऊपर मैं करने वाला हूँ, एंड जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 109, ये 109वां क्वेश्चन करेंगे। तो 109वां क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो इसमें क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख है और सेल्स रिटर्न है 50,000 का। तो क्या क्या दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हुआ है, कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारी है 50,000 की, ठीक है, 50,000 की दे रखी है। फिर तुम्हारे पास RFO दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, वो दे रखा है 5 लाख का, और फिर तुम्हारे पास सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। अब देखो ये सेल्स रिटर्न दे रखा है 50,000 का, और यहीं पर हो गया धोखा। सेल्स रिटर्न देकर कई बार बच्चे ये सोचेंगे कि यार RFO है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को तो हम माइनस करते हैं, तो हम इसमें से सीधे माइनस कर दें। अरे बच्चों यही तो धोखा है, तुमको क्या बोला, ये RFO जब दे दिया तो तुमको सेल्स रिटर्न की क्या जरूरत है, सेल्स रिटर्न को इग्नोर करो, तो तुम्हारा सीधा फॉर्मूला यूज करो ना यार, तुम सीधे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GPR इज इक्वल टू GP अपॉन RFO इंटू 100 कर दो, सिंपल 50,000 अपॉन 5 लाख। देखो ये आसान क्वेश्चन हैं, फिर भी मैं ये कर क्यों रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ये बताने के लिए, देखो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास RFO ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो जब RFO दे दिया हुआ है तो फिर तो RFO ही है ना फॉर्मूले में, तुमको सेल्स रिटर्न से क्या लेना देना है। तुम इतने विद्वान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्यों इतने एप्रीहेंशन में हो, क्यों कुछ और अन्यथा सोचते हो, मत सोचो, सिंपल काम करो, सिंपली सोचो और सिंपली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखा तुमने, ये 109वां क्वेश्चन का आंसर आ गया, 10% में हमने इसको कर दिया। अब 109 के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हम पहुंच जाते हैं 112 पे, ठीक है, 112 पे 111 करते हैं बेटा, 111 करते हैं, 111 111 पे का क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है नेट सेल्स तुम्हारी 4 लाख है, कहता है देखो भैया तुम्हारी जो नेट सेल्स है ना वो है 4 लाख, बढ़िया है, RFO 4 लाख है, अच्छा
उसके बाद कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। अच्छा, कॉस्ट के ऊपर 25% है, वाह। अच्छा चलो देखो, तो अगर कॉस्ट के ऊपर 25% है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो तुम एक सिंपल काम कर लो कि लेट कॉस्ट बी एक्स, तो जीपी इज इक्वल टू 25% ऑफ x, यानी जीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन 4। तो तुमको पता है कि जो आरएफओ होती है वो कॉस्ट माइनस जीपी, ये कॉस्ट वही है कॉग्स, COGS या कॉर्फो, कॉस्ट माइनस जीपी होता है। कॉस्ट x है, x प्लस x अपॉन 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x अपॉन 4। अब इसी को सीधा नेट सेल्स यहाँ पर इसको उठाओ, यहाँ पे डालो, लिखो ये 5x मतलब तुम ये कर लो ना, 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू तुम्हारी कितनी है फिर 4 lakhs है, तो x इज इक्वल टू कितनी होगी 4 lakhs इंटू 4 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 लाख हो गया यार। तो x 5 लाख हो गया, x 5 लाख हो गया, 5 लाख कैसे होगा, 5 लाख नहीं होगा, 3,20,000, ठीक है, 3,20,000, यानी कि जो तुम्हारी कॉस्ट है वो कितनी हो गई 3,20,000 हो गई। तो यार तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगी, दो तरीके हैं यहाँ पर निकालने के, या तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो या 25% ऑन कॉस्ट कर दो। हम धोखा नहीं देंगे कॉस्ट को, 25 अपॉन 100 इंटू 3,20,000, ठीक है। $80,000 तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी होगी 80,000 होगी। अब तुम क्या करोगे, अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालोगे, यानी GPR निकालोगे, इज इक्वल टू GP अपॉन RFO इंटू 100 इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs इंटू 100, ये हो गया 5, ये हो गया 20, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे निकाला आपने, तो ये देख लेना है बच्चों, अंडरस्टूड। तो 111 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 111 के बाद तुमको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन तुम ले लो 112, 112। 112वां क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख, परचेजेज 4 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है 25,000। भैया इसमें तुमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तुमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से तुम COGS को माइनस कर दोगे। तो पहले टोटल सेल्स निकालो, तो कहता है टोटल सेल्स जो है, जो टोटल सेल्स है वो मान लो कि ₹X है, टोटल सेल्स मान लो ₹X है, क्योंकि कहता है कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 20% है, ठीक है। कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 20% है, और क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स को दो पार्ट में बांटो। देखो तुम ध्यान से इसको देखना, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ये क्रेडिट सेल्स हो गया, दोनों को जोड़ते हो तो तुम्हारा होता है। तो क्रेडिट सेल्स कितना है दोस्त, क्रेडिट सेल्स है 5 लाख। देखो मैं बिल्कुल सीधे सीधे तुमको निकाल के दिखा दूंगा, 5 लाख है। और बाकी ये जो 5 लाख है, ध्यान से क्या देखना है मित्रों, क्या देखना है, और ये है 20% ऑफ टोटल सेल्स, 20% ऑफ, ये 20% टोटल सेल्स है, इसका मतलब ये 80% ऑफ टोटल सेल्स होगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या होगा, ये 80% ऑफ टोटल सेल्स होगा। तो यार यहीं से सीधा क्यों नहीं तुम टोटल सेल्स निकाल लेते हैं, तुम यहीं से टोटल सेल्स निकाल लो। टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 80 इंटू 5 lakhs। समझ में आई मेरी बात, हाँ समझ में आ रही मेरी बात। तो 100 अपॉन 80 इंटू 5 lakhs, तो देख लो कितना आ जाएगा, इट कम्स टू 6,25,000, यानी तुम्हारी टोटल सेल्स कितनी हो गई 6,25,000 की हो गई। समझ में आ रही बात। तो टोटल सेल्स तुमको निकल गया।
अच्छा आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, तुम समझ गए ना टोटल सेल्स मैंने कैसे निकाला। मैं ये x के रूट पे नहीं गया, आई डिड नॉट फॉलो द x रूट, व्हाट आई डिड, आई सेड यू कि टोटल सेल्स इज द टोटल ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, ऑलराइट। सो इफ इट इज 20%, इफ कैश सेल्स एज क्वेश्चन सेज कि कैश सेल्स तुम्हारी 20% टोटल सेल्स की है, इसका मतलब सीधा हुआ कि जो क्रेडिट सेल्स है वो तुम्हारी 80% है, यानी ये जो 5 लाख है दैट इज इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ टोटल सेल्स। सो व्हाई नॉट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ओनली वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल सेल्स, वी कैन डू दिस वे, यू नो 100/80 इंटू 5 लाख कर दो यार, टोटल कर दो, तो इट विल कम, यू नो टोटल सेल्स विल कम। नाउ द क्वेश्चन का अगला हिस्सा कहता है कि परचेजेज हैं 4 लाख, परचेजेज हैं 4 लाख और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है 25,000, ठीक है। तो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो तुम लिखोगे टोटल सेल्स माइनस COGS। टोटल सेल्स आ गया 6,25,000 माइनस COGS। देखो COGS में तुम्हारे पास में परचेज है, यू आर हैविंग परचेज, और कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना 25,000। तो इसमें से 25,000 माइनस कर दो, 25,000 एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग से 25,000 रुपये ज़्यादा है, इसलिए इसको परचेज में से 25,000 को माइनस कर दो। 6,25,000 माइनस कितना हो गया, परचेज तुम्हारी कितनी है 4 लाख है, माइनस 25,000, इट कम्स टू 6,25,000 माइनस 3,75,000, तो इट कम्स टू 2,50,000। 2,50,000 तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, ठीक है। इस पॉइंट को समझ में आया तुमको, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू है 25,000, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस किया। तुम क्या करते हो, तुम करते हो यार, तुम परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हो ना। अब जो क्लोजिंग 25,000 ज़्यादा है इसलिए तो उसको माइनस करोगे, ठीक है ना। क्लोजिंग क्या है 25,000 ओपनिंग से ज़्यादा है, यानी क्लोजिंग ओपनिंग बराबर 25,000 एक्स्ट्रा, इसलिए 25,000 को माइनस कर दिया हमने, अंडरस्टूड, इसलिए माइनस किया। चलो तो 2,50,000। अब तुम GPR निकालो यार, तुम GPR निकालो, तुम्हारे GP अपॉन क्या हो गया, RFO हो गया इंटू 100 हो गया, और GP कितना हो गया 2,50,000 हो गया तुम्हारा, ये 6,25,000 हो गया इंटू 100 कर दो, इट कम्स टू 20%। भैया कैलकुलेट कर लेना, 2.5 लाख 2,50,000 डिवाइडेड बाई 6,25,000
60,000 बराबर 40%, सॉरी ये तो 20% नहीं, ये 40% हो जाएगा, सॉरी 40%, ठीक है। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 112 देखा तुमने, थोड़ा सा इसमें ट्रिक मैंने तुम लोगों को सिखाया। ट्रिक क्या सिखाया? ये वाला ट्रिक सिखाया, फिर तुमको ये वाला ट्रिक सिखाया। 2 ट्रिक सिखाया मैंने कि ये ट्रिक एक देख लो, यहाँ से सीधे निकल जाएगा और ये सीधे निकल जाएगा टोटल सेल्स में से। टोटल सेल्स आसानी से निकल गया, COGS 2 सेकंड के अंदर निकल गया। अगर यही एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग होता तो यहाँ प्लस कर देते, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है तो माइनस कर दिया, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग होता तो प्लस कर देते। लॉजिक समझ में आया ना। क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, भाई ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 25,000 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करो 75,000 की क्लोजिंग है, 50,000 की ओपनिंग है, तो 50-50 तो बैलेंस हो गए, 25 एक्स्ट्रा हो गया। उसी 25 को हमने यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि तुम COGS में क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हो? माइनस करते हो। समझ में आई बात? ये बात इसको ध्यान में रखना। ऐसा अलग सा है, इसमें किसी और रेशियो को भी डाल दिया हुआ है। कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख की है, क्लोजिंग 1,20,000 की। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है 2 लाख की, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1,20,000 की है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि यार तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स है। जो इन्वेंट्री टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो जो है इन्वेंट्री टर्नओवर जो है ना, वो कहता है यार तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर हमने दे दिया हुआ है और वो है 8 टाइम्स। फिर कहता कि तुम्हारे पास में सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 25% अबव कॉस्ट। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना थोड़ा सा पसीना तो छूटता है यार बच्चों को, हाँ तुम लोगों को। तो अब थोड़ा सा पसीना नहीं छुटाना है, आराम से समझ लेना है इसको। जब इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स दिया हुआ है और क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है, तो तुम ये जानते हो ना इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले क्या यूज करोगे? फिर तुमको क्या चाहिए? तुमको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, रेशियो के लिए तुमको GP चाहिए और अपॉन RFO चाहिए। तो ना तेरे पास में RFO है ना तेरे पास में GP है यार, ना तेरे पास में RFO है ना तेरे पास में GP है, लेकिन RFO और GP दोनों निकालने का ट्रिक है। GP निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? GP निकालने के लिए तुम्हारे पास में क्या चाहिए? RFO माइनस COGS, ठीक है। RFO माइनस COGS चाहिए, ठीक। या RFO का सर्टेन % GP होगा या COGS का सर्टेन % GP होगा, ये होगा, ये पॉइंट्स हैं। RFO COGS निकालने के लिए, क्योंकि COGS भी चाहिए या कॉर्फो भी चाहिए, तो COGS निकालने के लिए तुम्हारे पास में देखो कि कोई यहाँ पर है। हाँ है यार, मेरे पास ये है और ये है, क्योंकि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो कहता है कि यार तुम्हारे पास में कॉर्फो होना चाहिए यानी COGS होना चाहिए और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री होनी चाहिए। मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 8। कॉर्फो, अब देखो यहाँ से सीधे कॉर्फो निकल जाएगा, क्योंकि एवरेज स्टॉक तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 2 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे यार, कितना होगा? 320/2, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 1,60,000 होगा। तो मैं इसको मिटा करके सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ 1,60,000, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? कॉर्फो आ जाएगा। ये कितना हो गया? कॉर्फो आ गया 1,60,000 इंटू 8। 16 जा कितना होता है किसी को मालूम? 14 लाख। 16 जा 128 होता है ना। तो 12,80,000। तुम्हारे पास में कॉर्फो कितना हो गया? 1,60,000 इंटू 8, इट कम्स टू 12,80,000 और ये आ गया तुम्हारा कॉर्फो, ठीक है। कॉर्फो आ गया, चलो यार कॉर्फो आ गया। अब तुमको GP निकालना है, तो GP निकालने के लिए तुमको कुछ पता नहीं है यार। कॉर्फो कहता है सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, ठीक है यार। तुम्हारे पास कॉस्ट निकल गया, अब सेलिंग प्राइस निकाल दो यहाँ से। तो कैसे निकलेगा? 25% अबव कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस 25%, तो 12,80,000 प्लस 25% अबव कॉस्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि 12,80,000
प्लस 25% ऑफ 12,80,000 बॉस, ये आ गया 3,20,000। तो 12,80,000 प्लस 3,20,000, ये तुम्हारा हो गया 16 लाख। तो तुम्हारे पास भाई साहब RFO आ गया, ये मतलब RFO हो गया, सेलिंग प्राइस मैंने RFO हो गया, RFO हो गया, कॉर्फो हो गया। तो GP निकाल लो ना, क्या सोच रहे हो। RFO में से GP को माइनस कर दिया, तो 16 लाख में से 12,80,000 को माइनस, यार जो ऑन कॉस्ट था वही तो है, 16 लाख माइनस 12,80,000, ये जो 25% ऑन कॉस्ट था वही तो तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट थी। ये समझ में आया कि नहीं आया? है 3 लाख भी वही तो तुम्हारा है, वही तो तुम्हारा कॉस्ट है, वही तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है, समझ रहे हो? वही तुम्हारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है मित्रों। अब जो कहता है सेलिंग प्राइस क्या कहता है कि 25% अबव कॉस्ट है, ये जो अबव कॉस्ट है वही तो तुम्हारी GP है ना? क्योंकि तुम क्या करते हो, कॉस्ट में जो जोड़ते हो वही तो तुम्हारी, कॉस्ट में जो जोड़ते हो और जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस आती है तो जो जोड़ते हो वही तो तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट है। तो वही बात यहाँ पर हो गई तुम्हारी है, या तो यहाँ पर तुम इसी को सीधे यहीं पे मान लो यार ये मेरी ग्रॉस प्रॉफिट है, या तुम ऐसे करके निकालो, ज़्यादा विद्वान बनना है तो ऐसे करके निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम 3,20 समझ रहे हो, यू हैव टू सेव योर टाइम ऑल्सो। तो तुम 3,20,000 हो गया, तो यहाँ पर लिख दोगे 3,20,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला में तो 100 हमने लिखा ही नहीं है, 100 लिख दो, भूलना मत। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100। अब देखो जरा कैलकुलेट करके कितना आता है, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100, इट कम्स टू 20%। तो 20% है आपका, ठीक है, 20%। समझ में आई बात? तो कैसे करके हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। Alright, now we are moving on to the next ratio। तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मिले जुले सारे क्वेश्चंस से। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को मिटा दिया, सीधे अब ले आए हम ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूले तो आप लोगों को मालूम है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम 120 करेंगे, फिर सेम चीज TS ग्रेवाल एडिशन 2022 120वां प्रश्न करते हैं, किसके ऊपर? ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर। किसके ऊपर? ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर। कौन सा प्रश्न करने वाले हैं? 120वां, 128th क्वेश्चन करेंगे। और 128th क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी COGS है 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में के अंदर दिया हुआ कैश सेल्स 5,20, रिटर्न 20,000। ठीक है, तो हमारे पास तो कैश सेल्स ही है, कुछ और बोलता नहीं, और रिटर्न हम माइनस कर देंगे। तो और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था, याद है? याद है भैया? है, लिखा था मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100, या भैया मैंने लिखा था कॉर्फो या COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, ये लिखा था ना बॉस। चलो अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कॉर्फो भी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तुम, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। और इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से 3 लाख प्लस 1,20,000 है, इंफॉर्मेशन है 3 लाख प्लस 1,20,000। बहुत ही ध्यान से देखना है, इतना कोई मुश्किल कुछ है नहीं। अब तुमको निकालना क्या है? RFO। तो RFO निकालने के लिए देखो, RFO के लिए तुमको यहाँ पर दिया हुआ कैश सेल्स और दिया हुआ माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, अगर कैश सेल्स दिया हुआ है या क्रेडिट सेल्स दिया होता सबको जोड़ देते, रिटर्न को माइनस कर देते। तो कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी 5,20 माइनस 20, ये हो गया कितना? 5 लाख रुपए। तो तुम्हारे पास RFO कितना हो गया? 5 लाख हो गया मित्रों, इंटू 100, ये कितना हो गया? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 4,20,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, इट कम्स टू 84%। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आता है? 84% है। बहुत बढ़िया एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग कॉस्ट 84% का आ रहा है तुम्हारा, है ना? ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है यार, 84% ज़्यादा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट।
ठीक है। 84% ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास में 16% बचा, खाली मार्जिन 16% का है। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 122वां प्रश्न में देखा तुमने, देखो तुम्हारे पास ये दोनों ही फॉर्मूले, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैं इन फॉर्मूलों को यहीं पर छोड़ देता हूँ। आगे देखो, तुम क्वेश्चन नंबर 121 करो, क्वेश्चन नंबर 121। अब देखो 121 में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहता है RFO 12 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 5 लाख है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है बेटा और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी दे रखा है। तो जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढना है कि नहीं है, और अगर होगा तो फिर उसको जोड़ के ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दिया, इसका मतलब आ गया ये ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यही बच्चे धोखा खाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सेम मान लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इन दोनों का सम टोटल होता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तुमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए हुए होते हैं। ठीक है, जो खर्चे होते हैं, जिसके बारे में पहले भी चर्चा मैंने जब ये पूरा करा रहा था तो मैं बता रहा था। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमेशा याद रखना क्या अंतर होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है तुम्हारा, तो फॉर्मूला दे ही रखा है, 6 लाख दे रखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। 121 नंबर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। और RFO तुम्हारे पास में दिया हुआ है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख दे दिया, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। इंटू 100 कर दो, कितना हो गया ये 50%, ठीक है ना। ये कितना हो गया 50% हो गया। अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ तुम्हारा 50% है, यानी कि आधे की बचत हो रही है तुम्हारी जो बचत हो रही है वो आधे की हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो ये पोजीशन तुम्हारी पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। चलो 121 क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब 122वां क्वेश्चन देखते हैं करके। देखो ये लगातार जो 3 क्वेश्चन है, तीनों में 3 डिफरेंट चीज़ें हैं और उसी से सारे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 122 में देखो, कहता है ऑपरेटिंग रेशियो 92% है। यार ऑपरेटिंग रेशियो तुमको दिया हुआ है 92 दिया हुआ है, ये तुम्हारा 92% है। अच्छा, फिर कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, सेल्स रिटर्न 40,000 है। अब देखो सेल्स रिटर्न का मतलब तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं हमने। तो तुमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बहुत अच्छी बात है, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यानी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि तुम्हारे पास में 94 दिया हुआ है। तुमको कहता है कि यार ऑपरेटिंग रेशियो 94 है तो 94 है, तुमने 92 है, सॉरी 92 है तो 92 है। और कॉर्फो आपको दिया हुआ निकालना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लो कितना है 94,000 है, तो इसको यहाँ पर 94,000 लिख दो। अपॉन तुम्हारे पास में RFO गिवन है वो है 6 लाख। जब RFO गिवन है तो मैंने बार बार बताया सेल्स रिटर्न का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय तुमको धोखा देने के, तुमको फंसाने के, तो तुम फंसना मत, समझ गए। अब इसको कैलकुलेट करो और देखो निकाल के कितना आता है। मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, इंटू 100 काटापीटी कर दो, ये कितना आया कॉर्फो प्लस 94,000 इज इक्वल टू 92 इंटू 6,000। तो कॉर्फो इज इक्वल टू 92 को तुम 6,000 से मल्टीप्लाई करते हो, 92 को 6,000 से मल्टीप्लाई करते हो, इट कम्स टू 5,52,000 और ये 94,000 इधर आ गया, माइनस हो गया, ये हो गया 4,58,000। तो कॉर्फो तुम्हारी क्या हो गई 58,000 हो गई। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया कैसे करेंगे, वेरी ग्रेट। एक और क्वेश्चन इसमें ले लो बच्चों, 126वां सवाल, 126वां क्वेश्चन ले लो, 126th क्वेश्चन तुम ले लो। वो क्या कहता है देखो, वो कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट 680, अच्छा जी बहुत बढ़िया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको पहले ही दे रखा है 680। अब तो भैया RFO की बारी है, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 80,000। देखो मित्रों
जब तुम्हारे पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 रुपये दिए हुए हैं, है ना, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, और तुमको कहता है ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, तो 25% ग्रॉस प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट 25% बोलता है, इसका मतलब अगर खामोश है कि 25% ऑन कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो तुमको सीधे 25% लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि वो 25% ऑफ आरएफओ होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर मैं अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट के थ्रू, मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, तो मैं कॉर्फो निकाल लूँ। क्या लॉजिक बनता है यार, तुमको आरएफओ निकालना है, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास में क्या ऑप्शन है, तुम्हारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, तुम्हारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, यानी अगर मैं बात करूं कॉर्फो, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, तुमको ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी भी बता रहा हूं, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लॉजिक समझो और क्वेश्चन को पकड़ोगे कैसे, क्योंकि तुमको ऑपरेटिंग कॉस्ट है आरएफओ चाहिए, तभी ऑपरेटिंग रेशियो निकलेगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब तुम्हारे पास में क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। यार ये बड़ी मुसीबत है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, मेरे पास मैं कैसे पहुंचूंगा, फिर मैं आरएफओ पे पहुंचूंगा कैसे। एक तरीका है यार, अगर मेरे पास में कॉर्फो निकल जाए और कॉस्ट 25% है, इसका मतलब हम लोग आरएफओ फिर आ जाएगा, मेरे को आरएफओ समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम वैसे ही सोचते हो, ठीक है, ऐसे ही थोड़े से कंफ्यूज हो करके सोचते हो, है ना। तो एक्चुअली मैं सीधे बता दूंगा, लेकिन मैं सीधे बता दूंगा तो तुम्हारी जो भावनाएं हैं ना, जिस भावनाओं के साथ तुम ट्रैवल करते हो और तुम सोल्यूशन पे पहुंचते हो, वो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे समझो, समझ गए। चलो देखो, तो तुम क्या सोचते हो यार, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, भाई साहब लिख दिया। क्यों लिखा, मेरे पास 25% ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, खाली 25% दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट किसी तरीके से पता कर लूँ, तो यार उससे क्या होगा, रेवेन्यू के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ है। अच्छा कॉस्ट पता चल जाए तो मैं प्रॉफिट को जोड़ के, हाँ क्लिक कर गया। अब क्लिक कर गया तो क्या क्लिक कर गया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तुमको 6,80,000 रुपये दिया हुआ है, यहाँ पे कॉर्फो है, कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी प्रश्न में दिया हुआ है 80,000 ये भी दिया हुआ है। बढ़िया बात है यार, बढ़िया बात है। तो तुम क्या करोगे, कॉर्फो निकाल लोगे, यानी कॉर्फो निकालने के बाद तुमको समझ में आ गया कि यार अब तो खाली ग्रॉस प्रॉफिट है और कॉर्फो है, और मैं कॉर्फो में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, मेरा आरएफओ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कहते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 25% है। जैसे ही 25% बोलता है, खाली 25%, इसका तो 25% ऑफ आरएफओ है। अच्छा यार, तो एक काम कर सकते हैं, क्यों ना मैं आरएफओ को x ले लूँ और जीपी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 ले लूँ, और कॉर्फो इज इक्वल टू आरएफओ माइनस मैं जीपी ले लूँ। हाँ सर सही बात है, 6 लाख, तो मैं x अपॉन एक्स माइनस 4 ले लूँ, मैं यहाँ 4 ले लूँ, 4x माइनस एक्स ले लूँ, और ये 6 लाख हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4, और x इज इक्वल टू, देखो शाबाश, कहाँ पहुँच गए, हाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले हैं हम। एक काम करो, ये थोड़ा सा तो आ गया मेरा कॉर्फो, आरएफओ माइनस जीपी आ गया, इसको थोड़ा इधर ले लो, और यहाँ पर तुम लिख दो क्या आ गया तुम्हारे पास, 6, कॉर्फो कितना है 6 लाख है, तो 6 लाख है ना इज इक्वल टू x माइनस एक्स अपॉन 4, तो 4x माइनस एक्स 6 लाख हो गया, ठीक है, और x इज इक्वल टू, मतलब ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4, और x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4/3, यानी कितना हो गया, ये 8 लाख हो गया, है ना। तुमको इतना कैलकुलेशन तो करना ही नहीं पड़ेगा, तुम तो स्मार्ट बच्चे हो, मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखता हूँ।
तो x हो गया 8 लाख, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी, ओहो 8 लाख रुपए हमको मिल गया यार, 8 लाख मिल गया, इनटू कर दिया 105% आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो तुम्हारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, इसके अलावा जो भी हैं तुम खुद कर सकते हो। 100 रेशियो पे सेम है, सेम बुक, सेम एडिशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में, यानी अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के ऊपर मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। 127वां प्रश्न, 127वां प्रश्न करेंगे, 127th क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद है ना फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ठीक है, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है हमको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद है ना, हाँ भूलना मत। यस, कई तरीके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में खाली में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। या नहीं तो नेट प्रॉफिट जो है ना तुम्हारा, ठीक है ना, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ो। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, वेजेस, अब वेजेस को तो लेना ही नहीं क्योंकि वेजेस तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया हुआ है। देखो यहाँ पर कितना धोखा दे रहा है, वेजेस को नहीं लेना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को नहीं लेना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो देखो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या क्या हो गया तुम्हारे पास, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का देखो तरीका, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया तुम्हारे पास में, नेट सेल्स क्या हो गया भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया RFO माइनस कॉर्फो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कॉर्फो में ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वेजेस का कोई लिंक नहीं है, वेजेस जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तुमको मालूम ही है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ले लो, माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने पहला लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तुम पीछे अगर स्क्रॉल करके देखोगे, पीछे जाओगे तो तुमको, यानी बैकवर्ड करोगे अपने वीडियो को तो तुमको मिल जाएगा, वहाँ मैंने लिखा हुआ RFO माइनस कॉर्फो माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्यों नहीं लिया इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो RFO कितना है, RFO है 5 लाख, वेरी ग्रेट 5 लाख, माइनस भैया कॉर्फो है 2 लाख, 2 लाख लिख दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है दोस्तों, 50,000, 50,000 लिख दो। तो कितना हो गया 250, ये हो गया 2,50,000। तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गई, RFO भी मालूम है, फॉर्मूला डाल दो, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। और ध्यान रहे, बीवेयर, अटेंशन, सावधान, जो भी कह लो, फॉर्मूला इस तरीके से लिख के ना दिखाना, और ये पूरे फॉर्मूले लिखना, RFO नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना, नहीं तो क्या होगा, नंबर कट हो जाएंगे तुम्हारे। 127वां क्वेश्चन समझ में आ गया, ग्रेट। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन मैं तुमको ले रहा हूं, कौन सा लूं 128वां लेता हूं। इसमें भी थोड़ी सी परेशानी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है यार, परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, वह तमाम चीजें दे रखी हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर, डिविडेंड रिसीव्ड, फालतू की चीजें। चलो तो तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो यार, इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी चीजें प्लस माइनस कर देगा। तुम्हारे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से RFO में से कॉर्फो माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस करो। ठीक, तो उनको माइनस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा तुम देखोगे लॉस बाय फायर और डिविडेंड रिसीव्ड है। लॉस बाय फायर भी क्या है,
ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, ठीक है ना, ये लॉस है, लॉस बाय फायर है। अच्छा, RFO लॉस बाय फायर को नहीं लेते, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है, नहीं आता ये। अच्छा, और उसके बाद क्या था, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नहीं लेंगे। माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, माइनस क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को ले लो। अब तुम्हारे पास में क्या हो गया, अच्छा कॉर्फो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट नहीं है, परचेजेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, है ना, कॉर्फो के लिए लिखा हुआ है परचेजेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये लिखा हुआ है ना, और ये हो गया RFO प्लस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वाला सेम चीज़ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, सेम चीज़। तो RFO कितनी है बच्चों, RFO है तुम्हारी 14,70,000, यानी तुम्हारी जो सेल्स है वो बढ़िया हो रही है, 14,70,000 हो रही है, और परचेजेस 10 है, ओपनिंग 1 है, तो 11 में से 1,50 माइनस कर दो, 10 लाख, ये कितना है 10 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1,50,000, माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 1,70,000। तो देखो 14,70,000 माइनस 11 में से 1,50, 9,50,000 माइनस 1,70,000, ये हो गया 11,20,000, तो ये हो गया 3,50,000। तो RFO तुम्हारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी आ गई, 3,50,000 आ गई, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला लगा दो फिर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,50,000, RFO 14,70,000 इंटू 100, ठीक है, 23.81 ऑलमोस्ट आ जाएगा, 8095 आ रहा है, तो 81% हम लोग ले लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक 129वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, 128 हो गया, अब 129 पे हम लोग पहुंचते हैं। देखो 129th क्वेश्चन, 129वां सवाल। 129वां सवाल कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 45,000, कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है यार, तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है यार, तुम्हारे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कुछ नहीं गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से जो तुम्हारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो तुम्हारा, तो लेट क्या करोगे, कॉस्ट बी एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 25%। को हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर कॉस्ट होगा लिखा हुआ तो कॉस्ट लेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे, सिंपली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेना। तो RFO इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा, कॉस्ट प्लस GP, है ना। तो RFO तो तुमको गिवन है, RFO गिवन है इसमें 9 लाख रुपए, वेरी ग्रेट, 9 लाख रुपए गिवन है, और कॉस्ट तुम्हारी कितनी है मित्रों, कॉस्ट तो x माना हुआ ना, तो x प्लस एक्स अपॉन 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4x प्लस एक्स अपॉन 4, 5x अपॉन 4, इधर 9 लाख हो ही रहे हैं, 9 लाख हो ही रहे हैं, और इधर हो गया x इज इक्वल टू 9 लाख
इंटू 4/5, तो ये हो गया 7,20,000, यानी x कितना हो गया 7,20,000। यानी तुम्हारी जो ग्रॉस प्रॉफिट हुई, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू RFO माइनस कॉर्फो या कॉस्ट, और ये है तुम्हारी 9 लाख माइनस कॉर्फो तुम्हारी 7,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारी आ गई 1,80,000। अब तुम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तुमको, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने बार बार बताता हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन तुमको हमेशा अपने लॉजिक पे भरोसा करना है, ठीक है, जो तुमने बचपन से सीखा हुआ है। तुम कोई ऐसे बच्चे नहीं हो, अनारी नहीं हो कि तुम सीधे टपक गए हो 12th में, तुम 11th पास करके आए हो, तुमको ये सब चीज़ें पता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है जी 45,000 है, तो 45,000 को माइनस कर दो, 45,000 को माइनस कर दो, तो ये हो गया 1,35,000। अब तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, तो तुम्हारा ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू में 100, ये हो गया 1,35,000 डिवाइडेड बाई 9 lakhs इंटू 100 कर दो, है ना। देखो कितना आता है, इट कम्स टू 15%। काटापीटी करोगे, काटापीटी करके 15% आ जाएगा। काटापीटी करना आता है ना तुमको। मेन चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें बताना चाहता हूँ, किस तरीके से तुम फॉर्मूले को पिक करोगे, हाउ विल दे प्ले, हाउ द गेम विल बी प्लेड, कैसे खेल खेला जाएगा, ठीक है। तो ऑन कॉस्ट वाला भी बार बार बता रहा हूँ, कॉस्ट गिवन होगा, अगर कॉस्ट का जीपी होगा तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्रॉफिट का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जीपी है, ठीक है। एकदम दिमाग में छाप डालो यार, ग्रॉस प्रॉफिट तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, P&L से नेट प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी ऑपरेशंस के लिए खर्चे हैं, उन खर्चों को हम वहाँ से माइनस कर देंगे, तो अपने आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और दूसरे तरीके से भी हमने आपको बताया निकालने को। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुमको हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो को करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमने ऐसे करके मिटा दिया, भैया तुम जाओ चने के खेत में, ठीक है। अब तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमने तुमको दिखा दिया कि हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, तुम हमारे लिए कोई बड़ी बात हो नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज़ हो, चिंदू मिंदू सा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग 134, सेम बुक सेम एडिशन, 134वां क्वेश्चन। 134वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कैश सेल से तुम्हारा 2,20,000, बढ़िया है बात। और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देख लो पहले, नेट प्रॉफिट का एक बारी, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। नेट प्रॉफिट तो तुमको निकालने आता है। जिस नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट तुमको पहले भी बताया हुआ है मैंने, याद करो, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समझ गए। इस नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, फाइनली अंत वाला प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स की प्रॉफिट की बात हो रही। जब भी मैं ये बात करूँ, ये बात भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ नेट प्रॉफिट फाइनली लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचता है टैक्स के बाद वाला, वो ले लिया। 134वां सवाल देखो, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, वाव, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000, सब नेट। पहले तो इसमें नेट प्रॉफिट निकालो, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो गया, तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, बहुत अच्छी बात है। इसमें से तुम जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, ठीक है, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर दो। हेलो, बात समझ में आ रही है। यहाँ किसी से कोई दोस्ती नहीं है, हम पर्टिकुलर नहीं निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने हैं। उसमें तो लॉस बाय फायर भी डेबिट साइड में आता है, लॉस बाय थेफ्ट भी डेबिट साइड में आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी क्रेडिट साइड में आता है, इंटरेस्ट भी देते हो तो भी डेबिट साइड में आता है। जैसे तुम नॉर्मल ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हो, उससे जो नेट प्रॉफिट आती है, उस नेट प्रॉफिट की ये बात हो रही है, और ये आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में टैक्स का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए टैक्स की कोई बात कर नहीं रहे हम, है ना।
तो जीपी कितना हो गया, जीपी तुम्हारा दिया हुआ 1 लाख रुपए जीपी दी हुई है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। माइनस तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो तुम्हारा दिया हुआ है 25,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो है कोई ऐसा, हाँ लिखा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 हो गया, कोई टेंशन लेना ही नहीं बेटा। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो भी दिया हुआ है तुम्हारा 30,000 का, कोनो टेंशन नहीं लेवे के, समझे का। तो ये एक्चुअली में 1 लाख ही हुआ, क्योंकि ये 25 पे 30 खत्म हो गया, 1 लाख ही रहा। तो आ गया कितना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले में 1 लाख बटा, देखो तुम्हारे पास में सेल्स दिया, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न। चलो यार सेल्स निकाल लो, है ना, नेट सेल्स निकाल लो। तो कैश सेल्स, वही बचपन वाला सारा फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, माइनस सेल्स रिटर्न। तुम्हारे बचपन में ये सब किया था। कैश सेल्स 2,20,000, क्रेडिट सेल्स 3 लाख, सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है भैया 20,000। चलो घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला, 5,20,000 और इट कम्स टू रुपीज 5 लाख, समझ गए, 5 लाख। अब यहाँ पे लिख दो क्या, 5 लाख इंटू 100, ओ भाई 20% हो गया ना, है, हाँ 20%, ठीक है। टेंशन है कोनो, कोनो टेंशन नहीं खे, कोनो टेंशन नहीं। चलो एक और क्वेश्चन इसमें देख लो, कई सारी चीजें दे रखी हैं इन्होंने। 136वां सवाल देखो, 136, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे जो हैं थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं, कहते हैं यार मैं क्या करूं, बहुत सारी बातें लिख दी इन्होंने। तो तुमको तो फोकस रखना है यार नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर टैक्स पे, और कहीं फोकस नहीं रखना। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, नेट सेल्स 8,20,000, रिटर्न 10,000। अरे बुर्बक, जब तुमने नेट सेल्स मेरे को दे ही दिया है तो मेरे को सेल्स रिटर्न से क्या लेना देना है, बार बार बोलता हूँ, नेट सेल्स दे दिया है तो ना कोनो कैश सेल्स, ना कोनो क्रेडिट सेल्स, ना कोई सेल्स रिटर्न, तुमको सिर्फ नेट सेल्स से ही मतलब है, ठीक है। तो नेट सेल्स हो गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है 5,20, तो 5,20, हाँ ये तुम्हारे मतलब की चीज़ है, इसको तुम देखो। क्योंकि नेट सेल्स जब तुम्हारी 8,20 है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 5,20 है, तो तुम उससे जीपी निकाल लोगे, और जीपी निकालने के बाद जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इन सब का इस्तेमाल करके तुम नेट प्रॉफिट पे पहुंचोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास में जीपी निकालो, जीपी हो गया नेट सेल्स या कॉर्फो माइनस सॉरी आरएफओ। नेट सेल्स कितनी है, 8,20,000 है, कोनो घबराने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। खूब लंबा लंबा प्रश्न दे दिया है, लेकिन कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बुद्धि को स्थिर रखना है बच्चों, बुद्धि स्थिर रहेगी सब काम होगा, बुद्धि स्थिर रखनी है। अब तुम नेट प्रॉफिट निकालोगे तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अपना बचपन वाला याद है, उसमें से तुम जीपी में से क्या करोगे, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दो, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस कर दो, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्लस कर दो। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्लस कर दो। तो 3 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 2,09,000, 2,09,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, 40,500, अच्छा है। प्लस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 81,000 है, ये भी बढ़िया है। तो इसको घटा करके देखो, तो घटा करके कितना आता है, 3 लाख माइनस 2,09,000 माइनस 40,500 प्लस 81,000 इज इक्वल टू 1,00,000
31,500 है, 1,31,500 है। दोबारा से चेक कर लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपना कैलकुलेशन खुद करो। 8 20 में से 5 20 गया तो तुम्हारा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 लाख में से 2,09,000 करो, माइनस 40,500 करो, प्लस 81,000 करो, किसी के भरोसे 1,31,500, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,31,500, और तुम्हारे पास में RFO कितना है, 8,20,000 इंटू 100। अब इसका काटापिटी करके देखो, डिवाइड कर दो 8,20,000 से, इंटू कर दो 100 से, ये लगभग आ रहा है 16.036, यानी तुम इसको राउंड ऑफ करके 16.4% कर सकते हो। गॉट द पॉइंट्स, 16.04 कर सकते हो, 04 याद रखना है, 036 है तो 04 कर देना, ठीक है ना। ये 16.4 मत लिख के आ जाना, कट जाएगा नंबर, ठीक है ना। तुम लोग ऐसी ही गलतियां करते हो, ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना, समझ गए। एकदम शांति से प्रश्न को करना, हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना, बस बड़े आसानी से। 12th का अकाउंटेंसी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तुम मेरे को तो अपने मतलब मैं कह रहा हूँ 2 महीने 2.5 महीने दे दो मेरे को, मैं सारी अकाउंटेंसी खत्म कर दूंगा यार। 2-2.5 महीने के बाद देखो ना कितना टाइम बचता है तेरे पास, पूरा साल 10 महीने बच जाते हैं आराम से और सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। 2-2.5 महीने में पूरी अकाउंटेंसी खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है। लोगों की बातों में मत जाना, लोग ऐसे ही बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। 136। अब हम लोग क्या करेंगे, तो नेट प्रॉफिट रेशियो को बाय बाय कर देते हैं और आ जाते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। सेम चीज लेटेस्ट एडिशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तुम लोग ले लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। यहाँ पर भी एक छोटा सा तुम लोग फॉर्मूला अपना लिख लो, लिख लिया करो फॉर्मूला हमेशा। तो हमने कहा था इसमें, इसके लिए फॉर्मूला कहा था जो ये है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने कहा था कि प्रॉफिट है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, या जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बारे में हम इस वीडियो के शुरुआत में ही सारी बातें कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर, लेट मी सी, 138। वहाँ आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला कि हाँ चलो यार ये क्वेश्चन करने जा रहे, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। 138 देखो, कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, सब कुछ तो दिया हुआ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेंशन ही नहीं किया हुआ डिविडेंड का, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेंशन नहीं है डिविडेंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लेंगे और यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से सीधा फॉर्मूला 2.5 लाख अपॉन 10 लाख, 2,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और ये सीधे निकल के कितना आ जाएगा, काटापिटी करो, हेलो काटापिटी करो, 25%। तो चलो था 138 क्वेश्चन कंप्लीट, 138 सीधा सीधा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर दिया हमने। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं और तुम पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 140 कर लो एक बार, 140। तुमको तो थोड़ा 139 में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो 139 कर लो। कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख। चलो हमारे पास 6 लाख तो आ गया, 6 लाख तो आ गया मेरे पास, ऊपर वाला चीज़ तो आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट अप्रोच यहाँ पे लगेगा।
कहता है नेट फिक्स्ड एसेट है 20 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल है 10 लाख, करंट एसेट्स है 11 लाख। जब मेरे को नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया तो करंट एसेट्स की कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ वर्किंग कैपिटल का हमारे को मतलब है। और हमने ये फॉर्मूला में तय किया था, बताया था आपको कि इसका एसेट साइड की अप्रोच का क्या करेंगे। अगर एसेट साइड से हम लोग लेते हैं तो हम लोग एसेट साइड से सिंपल ले लेंगे कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ले लेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ले लेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे है, इस प्रश्न में नॉन करंट एसेट्स है, यानी नेट फिक्स्ड एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो एक ही बात है, और वो है 20 लाख प्लस कर देंगे नेट वर्किंग कैपिटल, यानी ये हो गया 30 लाख। तो 20 लाख प्लस 30 लाख, यहाँ पर क्या लिया, नेट फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स ले लिया और प्लस में कर दिया वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जब दिया हुआ हो तो करंट एसेट्स का कोई लेना देना है नहीं। तो इस प्रश्न में तुम्हारा वैल्यू क्या है, 20 लाख और 10 लाख, देख रहे हो ना, 20 लाख और 10 लाख 30 लाख इंटू 100 कर दिया तो ये हो गया 20%। ठीक है, तो 20% इसका उत्तर आ गया। फाइन, 139 खत्म। 140 को देखो, 140 को देखो, 148 क्वेश्चन को देखो, 140वें प्रश्न को देखो। क्या है ये 140? कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख। बहुत बढ़िया, तो 4 लाख तो पहले ही ले लिया, ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से 4 लाख तो ले लिया। अच्छा, नीचे क्या करना है देखो, कहते हैं 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड है 4 लाख। बहुत बढ़िया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में अभी क्या आ गया, अब आ गया क्या, लॉन्ग टर्म, मैंने कहा था ना लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लोगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ले लोगे और शेयर होल्डर्स फंड ले लोगे। क्या ले लोगे, शेयर होल्डर्स फंड ले लोगे। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी होगा सारा शेयर होल्डर का हिस्सा है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पर है तुम्हारा 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 8 लाख का, शेयर होल्डर फंड है 4 लाख का, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 12 लाख हो गया, इंटू 100 कर दो। अब देखो 33.33% तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो 140वां प्रश्न भी तुम्हारा हल हो गया। 141वें पे आ जाओ, है ना, 141वें पे आ जाओ। क्या कहता है ये 141वां, 141 क्या कहता है, कहता है वाई लिमिटेड्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाद 1 लाख। क्या देख रहे क्या, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PAIT लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, शॉर्टकट में कितना लिखा हुआ है, 1 लाख, ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो देखो आफ्टर टैक्स वैक्स देने के बाद जो बचा, इट्स करंट एसेट 4 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स इतनी है, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, रेट ऑफ टैक्स वाज 20%। तो PAIT से सबसे पहला स्टेप क्या है कि तुम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आ जाओ। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे कैसे आएगा, तुम्हारा टैक्स रेट क्या है, 20% है। इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स काटने के बाद जो ये, अगर तुम्हारा टैक्स, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा टैक्स 20% है, इसका मतलब 20% जितना भी अमाउंट था उसमें से उसका 20% घटाने के बाद जो बचा वही हुआ ये, यानी ये कितना हो गया फिर 80% हो गया। मित्रों हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, जो भी अमाउंट था उसका 20% टैक्स चला गया, तो जो बच गया वो तो 80% है, तो वही तो ये बचा हुआ है, तो ये रुपया 80% के बराबर है। यानी PBIT निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 80/100 इंटू 1 लाख कर दूंगा यार। ठीक है, 80/100 इंटू 1 लाख, सॉरी गलती कर दिया ना, 100/80, 100/80 इंटू 1 लाख कर दूंगा। तो मैं कर लूँगा 100/80 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 1,25,000, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कितना गया, 1,25,000 का गया। ऐसे करके करना। अच्छा, इंटरेस्ट, अब इसमें क्या करो, इंटरेस्ट ऐड करो, क्योंकि तुमको क्या निकालना है, तुमको कहाँ पहुँचना है, तुमको पहुँचना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पहुँचना है, ये पहुँचना है। तो इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करोगे। इंटरेस्ट के लिए तुमको क्लू दिया हुआ है, कहता है कि 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 4 लाख का, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 4 लाख का, 10% तो 40,000। अब इसको ऐड कर दो इसमें,
तो कितना आ गया PBIT 1,65,000 तुम्हारी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई। तो इस फॉर्मूले में डालो 1,65,000। अब तुम्हारा दूसरा पड़ा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि फिक्स एसेट्स है 6 लाख, करंट एसेट्स 4 और करंट लायबिलिटी। तो तुमने अभी देखा था ना यार कैपिटल एम्प्लॉयड का, मैं क्या बताया था, मैंने कहा था नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, यही बोला था ना। नॉन करंट एसेट्स माने फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स तुम्हारी कितनी है, फिक्स एसेट्स तुम्हारी है 6 लाख रुपए। फिक्स एसेट्स तुम्हारी कितनी है, यही करो ना, 6 लाख रुपए है फिक्स एसेट्स है। और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, और CA तुम्हारी यहाँ पर कितनी है, तो 4 लाख है और CL है 2 लाख। तो 4 लाख माइनस 2 लाख कितना बचा, 2 लाख बचा। 6 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया तुम्हारा, 8 लाख हो गया तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए, 8 लाख तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर 8 लाख लिख दो, इंटू कर दो 100। अब इसको कटापिटी करके देखो यार, ये आ रहा है भैया 20.625%, 20.625%। तुम्हारी किताब में 20.63% लिखा हुआ, राउंड ऑफ कर दोगे तो 20.63%। यहाँ पर राउंडिंग ऑफ चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा सच है नहीं। समझ गया, चलो तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 141 भी हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 142 142 वाला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कि भैया देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,50,000 रुपये आफ्टर टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। तो ऐड बैक कर दो ना यार। ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यही तो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझिए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको पूछ रहा है, तो कहता है 6,50,000 रुपये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,50,000 रुपये। फिर कहता है प्लस है टैक्स रेट, टैक्स है एट द रेट 50%। इसका क्या मतलब हुआ यार, कि ये जो बचा हुआ है यही 650, ये 50% है। तो 650 इंटू अभी तो ये ट्रिक बताया था तुमको 100/50। तो टैक्स रेट कर दोगे, टैक्स रेट करके और ये टैक्स रेट जोड़ के हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये जो है ये मेरा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कितना हो गया, तो ये हो गया 13 लाख रुपए। समझ गए, तो 13 लाख पे आ गया। अब कहता है मेरे को कि 10% डिवेंचर 100 इज 10 लाख का है, 10% का डिवेंचर कर दो, कितना हो गया, 10% हो गया। तो इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। तो दोनों को जोड़ दो तो हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, 14 लाख हो गया। कितना हो गया जी, 14 लाख हो गया। ठीक है, 14 लाख हो गया, हाँ 14 लाख हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्या है, तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, दिया यार फिक्स्ड एसेट्स 22,50,000 का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 2,50,000, तो 22,50 में से 2,50 गया, 20 बच गया, और 12 में से 4 घटा दो 8 हो गया। तो 20 + 8 कितना हो गया, 28 हो गया, है ना, 28 लाख हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 28 लाख हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ यार, ओरली भी समझ में आ सकता है। फिक्स्ड एसेट्स 22,50,000 का है, उसके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलता है 2.5 लाख, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया, 22,50,000 में से 2.5 लाख घटा दो, 20 लाख बच गया, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल प्लस कर दो, वो कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8, तो 20 + 8 कितना हो गया, 28 हो गया। तो फॉर्मूला लगा दो, और रिटर्न ऑन ये जो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना हो गया, 14 लाख बट्टा 28 लाख इंटू 100 यानी 50%। ध्यान से समझ में आया क्या कहा मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स तुम्हारी कितनी थी, मैं बोली कर ही देता हूँ, लिख देता हूँ यार,
22,50,000 है, ये ऑन कॉस्ट है यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट है। लेस कर दो तुम्हारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और टिल डेट 2.5 लाख की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो तुम्हारा जो बुक वैल्यू है वो कितना हो गया, 20 लाख की तुम्हारी हो गई ये। इसमें प्लस कर दो तुम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल प्लस कर दिया तो वर्किंग कैपिटल कितनी है, 12 में से 4, वर्किंग कैपिटल हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये हो गया 8 लाख, 12 में से 4, ये हो गया भैया 28 लाख। ये तुम्हारी हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। और यही बात मैंने यहाँ पर लिख के तुमको दिखा दिया है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद तुम क्या करोगे, तो एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है 143। इसमें देखो किस तरीके से तुम क्वेश्चंस को इंफॉर्मेशंस को कैसे यहाँ पर यूज़ करोगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 9,72,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तुमको लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 9,72,000 दिया हुआ है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ोगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो 16 लाख का 15% होता है 2,40,000। इसको डिवाइड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर दोनों तरीके से निकाल सकते हो तुम। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को तुम दोनों तरीके से निकाल सकते हो मित्रों, दोनों तरीके से निकालो। मैं यहाँ पर दोनों तरीके से निकालना तुमको सिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है और दोनों तरीके से निकालोगे तो तुमको बिल्कुल सेम आएगा। और एसेट अप्रोच दोनों तरीके से निकालोगे सेम आएगा। लायबिलिटी अप्रोच में देखो तुम्हारे पास में शेयर होल्डर फंड है, वो है 5,09,20,000 रुपये। शेयर होल्डर फंड कितना है, 9,20,000 रुपये। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें आ गई, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और मैंने कहा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख की है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख की है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 25,20,000 आ गया। अब देखो एसेट अप्रोच में आ जाओ। मैंने कहा था फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में आ गया प्रॉपर्टी प्लांट 16 लाख, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20 लाख, 2 लाख 1 लाख, 16 लाख 2 18 लाख 1 20, 19,20,000 है ना। मैंने कहा था देखो ये हो गया प्रॉपर्टी एंड प्लांट 16 लाख का, ठीक है, 16 लाख का प्रॉपर्टी एंड प्लांट हो गया पहला। दूसरा हो गया, अब देखोगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, तो एक तो 10% इन्वेस्टमेंट ले लो 2 लाख का। फिर कहता है तुम्हारे पास में है 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो है 1,20 का, तो 1,20,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने। अच्छा उसके बाद कहता, उसके बाद हमको क्या करना होता है, इन तीनों के बाद जो मैंने कहा था कि ये नॉन करेंट एसेट्स ले लोगे और प्लस कर दोगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में तुमने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है तुम्हारी 14 लाख की और करंट लायबिलिटी कितनी है 8 लाख की। 14 माइनस 8 गया, कितना बचा 6 बचा। अब इन सबको जोड़ के देखो तो भैया कितना आता है, तो 16 2 18 1 19, 19 से 25,20,000। तो तुम देखो दोनों ही मेथड से तुम्हारा सेम आ गया। तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 25,20,000 इंटू कर देंगे हम लोग क्या 100, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12,00,000 डिवाइडेड बाई 25,20,000 इंटू 095, 48.095 के बाद आया है 23, तो 48.095 है, तो इसको 49% भी तुम नहीं 48.095 ही रहने दो यार, क्या तुम्हारा जाता है परसेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, तुम अपने सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बेटा। ये सारे क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, ये एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सारे। इस बेस पर बाकी जो क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में रह गए हैं वो सारे के सारे अब आप कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।